नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द गुरु में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को। किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले सबसे उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका सिलेबस। तो आज हम क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उसके भाग प्रथम और द्वितीय के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ दिए गए जो लिंक है @द-गुरु0509 पर जाकर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिलेबस से। हम भाग फर्स्ट की पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद में भाग सेकंड की इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। जो भाग फर्स्ट है उसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक दिया होता है वो दिया है उसका विलयन। तो विलयनों में आपके जो जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें जो विलयन है उसके प्रकार है उसके बारे में पूछा है आपको और दिया गया है, और ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी है। इसके अलावा इसकी जो सांद्रता है वो ज्ञात करनी है, इसकी विलेयता है, और जो द्रव्य विलयन है उसका वाष्प दाब है। इसके अलावा जो आदर्श वो है अनादर्श विलयन भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो इसके अंतर्गत है अणुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है इसका असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है। और जो अगले चैप्टर है उसके बाद में हमारा जो सेकंड यूनिट आती है वो आती है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में आपके लोगों के सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक दिया है इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया है वो है विद्युत रासायनिक सेल। तो हमारा इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया है वो है हमारा विद्युत रासायनिक सेल, है ना। और इसमें जो सेकंड पॉइंट दिया है वो हमारा दिया हुआ है गैल्वेनिक सेल। और जो थर्ड टॉपिक है वो इसमें दिया गया है हमारी जो नैन्स समीकरण है, इसके बारे में मैं मेंशन कर देता हूँ अभी यहाँ पे। ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो अगले जो पॉइंट है वो हमारा आता है विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व है। ये भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्या टॉपिक है हमारा? चालकत्व है। ये भी हम इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इसके अलावा है इसमें विद्युत अपघटनी विलयन है, उसमें जो विद्युत अपघटनी सेल है और उसका अपघटन विद्युत अपघटन ये इसके अंतर्गत है। इसके अलावा जो बैटरी है और ईंधन सेल है वो भी इसी के अंतर्गत दिया हुआ है। इसका लास्ट में संचारण, वो इसने आपने छोटे अक्षरों में इसके बारे में पढ़ा होगा जरूर। तो ये भी हमारा इसी के अंतर्गत आ जाता है संचारण, है ना। और हमारा जब सीरीज शुरू करेंगे चैप्टर वाइज शुरू करेंगे इसको, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा दिया जाएगा। इसके अलावा मैं अगले यूनिट पे चलूँ तो अगले यूनिट हमारी रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है। ये तीनों ही हमारी किसके पार्ट है? फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट है। तो रासायनिक बल गतिकी है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया वेग है वो हमें ज्ञात करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया है, इसको जानेंगे। इसके अलावा जो अभिक्रिया वेग है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, यह भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ये भी हम इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा समाकलित वेग समीकरण है वो इसके अंतर्गत है। अभिक्रिया वेग है उसकी ताप पर निर्भरता, ताप पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, ताप की बढ़ने से अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप की घटने से अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो इसका लास्ट टॉपिक है वो हमारा है रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत, है ना। और ये तीन टॉपिक है हमारे जो आपके यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है विलयन, दूसरा है विद्युत रसायन और तीसरा है रासायनिक बल गति। ये हमारे जो केमिस्ट्री की जो फिजिकल केमिस्ट्री की जो शाखा है उसके तीनों चैप्टर हैं, इसको हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं अगले यूनिट पे, और जो हमारी है डी-एम-ए ब्लॉकी तत्व है। आपकी सिलेबस में दिए हुई है डी-एम-ए ब्लॉकी तत्व, तो इसके बारे में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें जो आपका पहला पॉइंट है चौथी यूनिट का वो है आवर्त सारणी में इसकी स्थिति क्या है। जो हमारी ये आवर्त सारणी है इसमें जो डी ब्लॉक है हमारे यहाँ पर और जो ए ब्लॉक है उसकी आवर्त सारणी में क्या स्थिति है, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, इन डी ब्लॉक तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
आई होप कि आपने जो क्लास 11th है उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो तत्वों का निकालना सीख लिया होगा, तो उसी के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो संक्रमण तत्व है हमारे, ये डी ब्लॉक है, इनको हम संक्रमण तत्व बोलते हैं, और इसके अंदर है ये ए ब्लॉक, तो इसको हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इसके सामान्य गुणों की बात करेंगे। इसके अलावा जो संक्रमण तत्व हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो संक्रमण तत्वों के द्वारा बनाए जाते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनके द्वारा बनते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो ए ब्लॉक में हमारे जो 2 सीरीज आ जाती है जिसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ये आ जाते हैं। इसके अलावा जो डीएमए ब्लॉक है उसके कुछ अनुप्रयोग हैं हमारे टॉपिक में, सिलेबस में दिए हुए हैं, तो उन टॉपिक को अभी हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ से जो आपके छोटे क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से अक्सर बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो आपकी पहली बुक है उसका जो लास्ट चैप्टर है, जो 5 चैप्टर है वो आपका दिया हुआ है उपसंयोजक यौगिक, है ना। और उपसंयोजक यौगिकों में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो हमारा आता है, जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो हमारा आता है वर्णन सिद्धांत। वर्णन सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्दावली है और उनकी किस प्रकार से परिभाषाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। इसका किस प्रकार से जो उपसंयोजक यौगिक है उनका नामकरण है, जो अक्सर 2 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम बहुत डिटेल से और बेसिक से शुरू करके सीखेंगे। इसके अलावा इनका नामकरण हो गया हमारा समावेयता, आपने 11th क्लास में सीखी होगी समावेयता निकालनी, यदि नहीं सीखी है तो दोबारा बेसिक से शुरू करेंगे। और इसके अलावा आबंधन, उपसंयोजक यौगिकों में और धात्विक कार्बोनिलों में। ओके, इसके अलावा जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो उपसंयोजक यौगिक है उनका अनुप्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, उनका क्या महत्व है, जो किसी यूनिट है, किसी सब्जेक्ट है, उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। केमिस्ट्री है वो एक दैनिक जीवन से जुड़ी हुई विज्ञान है, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई विषय है, तो उसका किस प्रकार से दैनिक जीवन में अनुप्रयोग किया जाता है, उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हमारी पहली यूनिट यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसमें 5 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें 3 चैप्टर है ऊपर वाले, ये हमारे दिए हुए हैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के, और जो नीचे वाले 2 चैप्टर हैं ये हमारे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसके अलावा जो हमारी भाग दूसरा है उसमें हमारा दिया हुआ है कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसके बारे में भी हम एक बार जान लेते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, कंटिन्यू है। उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो दिया हुआ है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, कि किस प्रकार से जो एल्केन है एरिन है, इसके बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसमें किस प्रकार से हेलो एल्केन बनते हैं, किस प्रकार से हेलो एरिन बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें हमारा जो टॉपिक्स है वो दिए हुए हैं, जैसे वर्गीकरण है, इसका किस प्रकार से नाम पद्धति है, जो कार्बन और जो हेलोजन बॉन्ड है इसमें कैसा संबंध, ये हमारा हेलो एरिन हो गया। तो इसमें किस प्रकार से जो कार्बन और जो हेलो एल्केन है उसमें किस प्रकार से संबंध पाया जाता है, इसकी प्रकृति क्या है, किस प्रकार की होती है। इसके अलावा जो एल्किल हेलोइड है उनके विरचन की विधियाँ क्या है, हेलो एरिनो का विरचन किस प्रकार से है, इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो किस प्रकार से है, केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस प्रकार से है। इसके अलावा जो पॉली हेलोजन यौगिक है वो किस प्रकार से है, तो ये हमारा इस चैप्टर में आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर की मैं यदि बात करूँ तो वो हमारा है एल्कोहल फिनोल एम ईथर। एल्कोहल फिनोल एम ईथर में यदि मैं बात करूँ तो जो हमारा जो कार्बन श्रृंखला है उसमें अंत में यदि OH आ जाता है तो वो एल्कोहल हो जाता है। यदि उसमें किसी जो हमारी एरोमेटिक स्ट्रक्चर उसमें यदि OH जुड़ जाता है तो हमारी फिनोल हो जाती है। इसके अलावा जो ईथर भी हमारा इसमें दिया हुआ है, तो इसमें क्या क्या है आपके टॉपिक में इसका वर्गीकरण है, जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल है। इसके अलावा जो 1 डिग्री ईथर 2 डिग्री ईथर 3 डिग्री ईथर है वो है। इसमें नामबद्ध पद्धतियाँ इसकी इस प्रकार से, जैसे एल्कोहल है उसमें अंत में ओल का यूज करते हैं, है ना। और प्रक्रियात्मक समूह है उनकी संरचना किस प्रकार से, इनका विरचन किस प्रकार से किया जाता है एल्कोहल और फिनोलों का। इसके अलावा जो औद्योगिक महत्व है, जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, कुछ एल्कोहल है जो इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, उनका किस प्रकार से यूज होता है। ईथर है उनका किस प्रकार से यूज होता है, तो ये भी हम इस चैप्टर में हम जानेंगे। जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड में हमारा जो अंत में CHO आ जाता है, और एल्डिहाइड में कीटोन में हमारा
इस प्रकार से, और जो कार्बोक्सिल अम्ल है उसमें लास्ट में हमारा COOH हमारा हमें मिल जाता है। तो कार्बोक्सिल अम्ल का इसमें क्या क्या दिया हुआ आपके टॉपिक में, जो कार्बनिक यौगिक है उनका नामकरण है, उनका संरचना है, उन जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनका किस प्रकार से विचलन किया जाता है वो है, भौतिक गुणधर्म है, रासायनिक इसकी अभिक्रियाएं हैं, किस प्रकार से जो केमिकल रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा जो एल्डिहाइड और कीटोन के उनके उपयोग है वो भी अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके जो कार्बोक्सिल समूह की नाम पद्धति और उसकी संरचना किस प्रकार से है, उनको बढ़ाने की विधियाँ किस प्रकार की है, उनके भौतिक गुण क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये अक्सर के एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा से लिहाज से। उनका यूज कार्बोक्सिलिक एसिड